नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बिहार में चुनाव की सरगर्मियाँ बिल्कुल पीक पर है, लेकिन बंगाल में तैयारियाँ शुरू हो गई है। मार्च-अप्रैल 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। उसको लेकर ममता दीदी और चुनाव आयोग में तनातनी चल रही है। लेकिन फिर चुनाव आयोग दाल-दाल, तो फिर ममता दीदी भी पात-पात और ये लगातार एक दूसरे पे स्कोर करने का एक आरोप है कि एसआईआर के द्वारा बहुत सारे मतदाताओं के नाम घुसपैठियों के नाम से अलग किए जाएँगे, जो ममता का कोर वोटर होगा। वही आरोप बिहार में लग रहे थे। लेकिन बिहार में लड़ाइयाँ एफिडेविट देने तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक, ट्वीट करने तक, सोशल मीडिया पे एक्टिव होने तक, सर्वोच्च न्यायालय जाने तक रही। लेकिन चुनाव आयोग है ऐसा मानने वाला नहीं है। लेकिन ममता ने ऐसा प्लान किया जिससे चुनाव आयोग की उस चाल को वो कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा कम से कम लगता है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में करीब-करीब 1000 बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओज़ को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों पे आरोप है कि उन्होंने बार-बार निर्देश देने के बावजूद ईआरओ नेट पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया। निर्वाचन आयोग ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत जानबूझकर की गई लापरवाही माना है और 3 दिन में जवाब माँगा है। पश्चिम बंगाल में करीब 1000 बूथ लेवल अधिकारियों की यानी बीएलओ को चुनावी कामकाज से जुड़ी लापरवाही के लिए नोटिस जारी किए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को चुनाव संबंधी निर्देश का पालन नहीं किया तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जरूरी कार्यवाही उन पे की जाएगी। निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी ईआरओ की बार-बार अपील के बावजूद इन बीएलओ ने अभी तक ईआरओ नेट पोर्टल पर खुद को पंजीकृत नहीं किया। इसी वजह से उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि वे ये आचरण जानबूझकर की गई लापरवाही और कर्तव्य में गंभीर चूक के समान है। जनप्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अनुसार चुनावी कार्य में सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन का पालन करना अनिवार्य है। नोटिस में ये भी उल्लेख किया है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान बीएलओ को निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्त पर यानी डिप्यूटेशन पर माना जाता है और वे आयोग के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बीएलओ से कहा गया है कि वे 3 दिन के भीतर बताएं कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। उन्होंने जानबूझकर सरकारी आदेश की अवहेलना की है। ये एक दूसरी तरफ जा रहा है मामला। वैसे धारा 32 के अनुसार जो भी अधिकारी या कर्मचारी चुनावी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, उसे भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करता या ड्यूटी से इनकार करता है, तो ये कर्तव्य में जानबूझकर लापरवाही मानी जाती है और इस पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। इस धारा का मकसद चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाए रखना, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, निर्वाचन आयोग की साख और अधिकारों को सुनिश्चित करना। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ कानून तो बहुत बढ़िया बने हैं, लेकिन क्या इसका सही मायने में पालन होता है? लेकिन मैं उस खबर पे आता हूँ क्योंकि ये खबर भी अब बंगाल से जुड़ी हुई थी, इसलिए आप तक लाना ज़रूरी था। लेकिन मुख्य खबर क्या है? मुख्य ये खबर है कि ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कि वो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को एसआईआर के नाम पे बंगाल में लागू करना चाहता है। एक तरफ वो लगातार इस बात को आह्वान दे रही है कि वो बंगाल में सरकार की और चुनाव आयोग की ये चाल सफल नहीं होने देंगी। दूसरी तरफ वो ये भी जानती है कि कानूनन यदि एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है, तो फिर एसआईआर होगा और एसआईआर यदि होगा, तो फिर क्या उसमें हो सकता है? जो गलतियाँ बिहार में हुई,
उससे बहुत सारी सीख ममता ने सीखी है ऐसा लगता है। ममता ने एसआईआर के खिलाफ एक तरफ फ्रंट खोला, दूसरी तरफ अपने विधायक और सांसदों को पूर्ण रूप से इसके लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। कार्यकर्ताओं को कहा कि अब कमर कस के आप तैयार हो जाइए। अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग विधायक और सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही है और मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि एसआईआर के तहत बीएलओ जब घर भर जाके सर्वे करेंगे, तो उस बीएलओ के साथ हमारे बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट का होना अनिवार्य है। बीएलओ हर घर में जाता है कि नहीं जाता ये देखना है। बीएलओ यदि कोई घर पे नहीं जाता तो तुरंत उसकी कंप्लेंट करना है या उसको रजिस्ट्रेशन करना है, उसको रिकॉर्ड पे लाना है। बीएलओ जाने के बाद वो सही मायने में वहाँ काम करते हैं, नहीं करते इस पे ध्यान रखना है। कई जगह यदि कोई कहीं काम करने के लिए बाहर गया हो, तो उसके परिवार को उसका फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म बीएलए व्यवस्थित रूप से भरकर, जैसे कि उनको ट्रेनिंग दी गई है, भरकर बीएलओ को सबमिट करें, ताकि किसी भी हालत में कोई भी मतदाता चुनावी सूची से बाहर नहीं जाए, मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। अब जो एसआईआर होगी, बिहार में तो 2003 की लिस्ट के अनुसार हुई थी, लेकिन बंगाल में 2002 की जो आखिरी चुनाव सूची थी, उसके अनुसार उसी के ऊपर एसआईआर होगी। जून 24 को ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर का अनाउंसमेंट कर दिया था और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, खासकर जहाँ-जहाँ राज्य है चुनावी जहाँ-जहाँ चुनाव जल्दी होने वाले हैं, उसी क्रम से एसआईआर लगातार होगी, कुछ राज्यों में साइमल्टेनियसली चलेगी। अब जो टोटल बूथ है बंगाल में, वो है 82,000 बूथ। टीएमसी का क्लेम है या दावा है कि उनके हर बूथ पे 10 से 15 कार्यकर्ता उन्होंने रेखांकित किए हैं। यानी 82,000 बूथ पर टीएमसी का अपना प्रेजेंस है और होगा भी क्योंकि टीएमसी बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। दूसरी तरफ बीजेपी के 35,000 के आसपास बूथ पर ही अभी बूथ लेवल कार्यकर्ता को इकट्ठा कर पाए हैं। इसलिए हर बूथ लेवल कार्यकर्ता बीएल जो बूथ लेवल एजेंट है, उनकी इतनी पर्याप्त संख्या है कि वो बीएलओ के साथ घूम-घूम कर ये निश्चित करे कि बीएलओ हर घर में जाए, किसी को छोड़े नहीं, अनावश्यक रूप से कुछ लोगों को ड्रॉप नहीं करे क्योंकि बिहार में देखा गया है कि कई मुसलमान बहुल क्षेत्र में मुसलमानों के मोहल्ले गायब है, ऐसा आरोप है। अब बांकुरा के जो सांसद है अरुण चक्रवर्ती, उन्होंने एक नारा दिया, तैयारी थकून मतलब बी रेडी, तैयारी करो, तैयार रहो, क्योंकि अब बीएलओ घर-घर जाएँगे। तुम्हें बिल्कुल साएँ की तरह उनके साथ चलना होगा। जो लोग नहीं हैं उनके लिए फॉर्म भी आपको लेना होगा और भर के देना होगा। ये हर बीएलए को या लोकल कार्यकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी हालत में बंगाल का मतदाता घुसपैठियों के नाम से सूची से बाहर ना हो। जो विधायक है लाभपुर क्षेत्र के अभिजीत सिन्हा, उन्होंने कहा कि यही जो शहरों में होगा वही गाँव में होगा। गाँव-गाँव में, टीले-टीले पर हम बीएलओ के साथ हमारे लोग जाएँगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई गाँव, कोई क्षेत्र, कोई मोहल्ला, कोई घर या शहर से छोटा ना हो। दूसरी तरफ बीजेपी के बांकुरा से हारे हुए सांसद जो थे सुभाष सरकार, उन्होंने आरोप लगाया कि आपका बीएलए कैसा जा सकता है बीएलओ के साथ? कैसा फॉर्म भर सकता है? उनके साथ तो पैरामिलिट्री फोर्स होंगे, गोली चलेगी, नाहक हिंसा होगी, क्या मतलब है? लेकिन बिहार में बीएलए और बीएलओ दोनों ने साथ में काम किया।
तो बीएलए से जब राजनीतिक दलों के बीएलए को भी चुनाव आयोग ने बाकायदा कहा कि इस पार्टी से इतने बीएलए थे, इस पार्टी से इतने बीएलए थे एसआईआर में। तो यदि लाखों की तादाद में टीएमसी के बीएलए है, तो फिर उसमें सरकार बाबू को बंगाल में ही क्यों तकलीफ होगी? और ये प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत यदि किसी घर का कोई आदमी बाहर नौकरी करने गया है और वो उस बात का सबूत देता है, तो उसका फॉर्म घर वाले भरते हैं। तो घर वाले वो फॉर्म ठीक से भरे, ये सुनिश्चित करने के लिए बीएलए करेंगे। बीएलए कोई जो लोग नहीं है, वहाँ पे जो लोग मर गए हैं, उनका थोड़ी फॉर्म भरेंगे। जो बिहार में हुआ, मरे हुए लोगों को जिंदा किया और जिंदे हुए लोगों को मार दिया। कुल मिलाकर बंगाल में एसआईआर भी जो चुनाव आयोग या जो खेल बिहार में हुए, वो बंगाल में नहीं हो सकते। यदि पार्टी संगठन के लेवल पर बहुत मजबूत है, तो फिर वो पार्टी मतदाता सूची में खेल होने नहीं देती। क्योंकि बीएलओ का हर फॉर्म उनके बीएलए के आंखों के सामने भरा जाएगा। एक पैरेलल रिकॉर्ड उनके पास भी रहेगा। उसके बाद भी लोग जुड़ते हैं, तो फिर पूछा जाएगा कि ये लोग इस घर में कहाँ से थे? उस घर में तो हम भी गए थे। कई चीज़ें हैं जो ममता जी ने बहुत पहले ढूँढ लिया। ख़ासकर मतदाता सूची को लेके ममता जी बहुत पहले सजग है। ममता ही थी, ममता दीदी जिसने पहली बार ये चुनाव आयोग के ध्यान में लाया कि एपिक नंबर अलग-अलग एक ही एपिक नंबर पे अलग-अलग राज्यों में लोग हैं और ज्ञानेश कुमार ने ये बात मानी कि गलती हुई। जब उन्होंने कहा कि एपिक नंबर भी अलग-अलग है लेकिन अलग-अलग राज्यों में है इसलिए मतदाता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ममता जी ने दूसरी लिस्ट जारी की, जो एपिक नंबर हरियाणा में था, जो वही एपिक नंबर बंगाल में था, लेकिन वो हरियाणा में भी मतदाता है और बंगाल में भी मतदाता है। जब ये चुनावी ये आ गई, सूची सामने आ गई, तो फिर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि इसको हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे, जो 2021 से हम सोच रहे हैं। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है या बिहार का जब एसआईआर होता है, तो फिर आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। यही चुनाव आयोग के बदलते हुए स्टेटमेंट है। तो चुनाव आयोग पहली बार फँसा, पहली बार ज्ञानेश कुमार का खेल बिगाड़ दिया और यही ममता दीदी का ये रोल मॉडल बाकी राज्यों में लागू हो सकता है, बशर्ते उनके पास बूथ लेवल पे वर्कर हो। दुर्भाग्य से बिहार में वो नहीं है, महाराष्ट्र में वो नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, तमिलनाडु में हो सकता है क्योंकि उनके संगठन बहुत मजबूत है, केरल में हो सकता है, कर्नाटक में नहीं है, गुजरात में बीजेपी का वहाँ तो एसआईआर की ज़रूरत ही नहीं है, बिना एसआईआर के ही काम हो जाते हैं। तो कुल मिला के डायरेक्ट हिट में ये तो दिखाई देता है कि ममता की इस चाल ने चुनाव आयोग बुरी तरह से हिट हुआ। मैं इसलिए कहता हूँ कि चुनाव आयोग एसआईआर करता है, एसआईआर की मनीषा तो ठीक लगती है, प्रोसेस तो ठीक लगता है, लेकिन फिर नियत में कहीं न कहीं खोट दिखाई देती है। आज न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।